हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाले जो क्वेश्चन है, जो बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले। आप सभी लोग मात्र एक ही वीडियो में, मात्र ये जो वीडियो है, अगर आप सभी लोग इसको पूरा देख लिए तो आप सभी का पूरा जो हिंदी की तैयारी है वो 100% पूरा हो जाएगी। यानी आप सभी को इस वीडियो के देखने के बाद ही आप सभी का, मात्र आप लोग इस वीडियो को देख लो, आप लोग पूरे के पूरे हिंदी में 70 में 70 नंबर छापोगे। ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण यानी 22 फरवरी हिंदी के पेपर में 100% जो बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है वो हम आप सभी को बिल्कुल वायरल क्वेश्चन बताएंगे, जो आपके 22 फरवरी के हिंदी के पेपर में छप चुके हैं। ठीक है, 100% आएंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ बताएंगे कि कैसे आप सभी को 22 फरवरी हिंदी के पेपर में लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे हिंदी में नंबर 70 में 70 मिले। ठीक है, एक भी नंबर आपका नहीं कटे कहीं पर भी। कैसे आपको लिखा जाता है हिंदी के पेपर में, कैसे टॉपर लिखते हैं, सभी तरीका हम आप सभी को पूरा का पूरा लिखित उत्तर के साथ बताएंगे। ठीक है, हिंदी में आप सभी लोग इस वीडियो में जितने भी हम आपको टॉपिक बताएंगे, मात्र आप लोग उतने क्वेश्चन को तैयार कर लोगे, उतने टॉपिक को तैयार कर लोगे तो आप सभी लोग हिंदी में बिल्कुल टॉप कर जाओगे। ठीक है, पूरे के पूरे आप लोग टॉपर बन जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। और जिस छात्र की हिंदी की तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है, इस वीडियो के देखने के बाद उसकी जो हिंदी की तैयारी है वो बिल्कुल 100% हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल फिक्स और कंफर्म क्वेश्चन बताएंगे जो आपके 22 फरवरी की हिंदी के पेपर में 100% आएगा। तो आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा, और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप सभी की हिंदी के पेपर में 22 फरवरी के बिल्कुल आने वाला है। आप लोग मात्र इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिए। आप लोग 22 फरवरी हिंदी के पेपर में बिल्कुल धुआं कर दोगे, पूरे के पूरे आंसर आप लोग छाप कराओगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, कि जो आप सभी के हिंदी के पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और कहां से ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आप सभी का जो हिंदी का पेपर आता है वो 70 नंबर का रहता है, जिसमें से 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कि हम आपको 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, और उसके बाद आपका 50 नंबर का जो वर्णनात्मक प्रश्न है उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रस मीमांसा के लेखक हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 4 ऑप्शन है, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल और निराला, जिनका पूरा नाम श्रीकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो देखिए, रस मीमांसा के जो लेखक है वो कौन है, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, यानी रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है दूसरा, तितली कृति की विधा है, यानी तितली जो कृति है वो किस विधा की रचना है, कहानी है, जीवनी, उपन्यास है या नाटक है। तो देखिए, ये जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का है, और ये जो है उपन्यास है। ठीक है, ये क्या है, उपन्यास है, ऑप्शन सी राइट है। तितली, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की उपन्यास है। तीसरा क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके लेखक है, गांधी की देन, ठीक है, गांधी की देन के, या हिंदी साहित्य का इतिहास, इंद्रजाल के, या हिंदी साहित्य विमर्श के। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी की देन, यानी ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये भारत के विषय में, भारतीय संस्कृति के विषय में, और गांधी भारत के जो नेताएं थे पहले के, उनके बारे में लिखा करते थे। ठीक है, तो ये गांधी जी के देन के बारे में लिखे थे। नेक्स्ट यहाँ पे चौथा, साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला किसकी रचना है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है, सुमित्रानंद पंत की है, भगत सिंह उपाध्याय की, या जयप्रकाश भारती की। ठीक है, तो साहित्य और कला किसकी रचना है, ये है भगवत शरण उपाध्याय जी की। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। और यहाँ पे हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, और आप सभी लोग बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, और आप सभी का, यानी अगर आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप सभी का 15 से 18 क्वेश्चन सही होते हैं, तो आप लोग की तैयारी जो हिंदी की है वो बिल्कुल बेस्ट है, और आप लोग थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपकी 95% जो है एग्जाम में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से सिर्फ 5 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑनेस्टी के साथ देते हो, तो आप सभी की तैयारी जो है वो बहुत ही यानी धीमी चल रही है, बहुत ही बेकार तैयारी है आपकी, और आपको बहुत ही हार्ड वर्क करने की नेसेसरी है, कंपलसरी है। ठीक है,
तो आप सभी लोग यानी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे शुक्लोत्तर युग के लेखक है यहाँ पे राधा शरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री या दौलत राम या यहाँ पे धर्मवीर भारती। ठीक है, तो देखिए शुक्लोत्तर युग के जो लेखक यहाँ पे पूछ रखे तो वो धर्मवीर भारती है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। रीतिकालीन कवि है केदार भट्ट, जयसी, पद्माकर या कृष्णदास। ठीक है, तो यहाँ पे रीतिकालीन जो कवि हैं वो क्या है, पद्माकर है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। छत्रसाल दशक के रचयिता है, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है, मतीराम, भूषण, घनानंद या हरिओध है। ठीक है, तो यहाँ पे भूषण जी है। ऑप्शन बी राइट है। तार सप्तक के संपादक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं या नरेंद्र शर्मा है या भवानी प्रसाद मिश्र या केशव है। ठीक है, तो तार सप्तक के प्रकाशन जो है संपादक जो किए हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के, जिनका पूरा नाम अज्ञे है, शॉर्ट नेम अज्ञे है, सॉरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, कौन सी रचना इनकी है, ज्ञानदीप है, युगवाड़ी है या प्रेम वाटिका है या छड़दा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सुमित्रा नंदन पंत है इनकी रचना है युगवाड़ी है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। इसके अलावा नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन। स्मृति की रेखाएं जो है साहित्य की विधा है, यानी किस विधा की रचना है, जीवनी है या भेंट वार्ता है, संस्मरण है या नाटक है। तो ये संस्मरण है, महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ, तो यहाँ पे देखिए करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है, आपको क्लास 10th में तो आपको करुण रस और हास्य रस पढ़ना है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है, निर्वेद, विस्मय या शोक। तो ये शोक होता है। ऑप्शन डी राइट है। पीपल पात सरिस मंडोला में अलंकार है, पीपल पात सरिस मंडोला में क्या है, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, यमक। ठीक है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है क्योंकि पीपल के पत्ते की तुलना मन से की जा रही है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। 13 क्वेश्चन है। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, वैसे करुणा एन, चितई लखत जानकी तनु। ठीक है, इस तरीके से दिया है। उपयुक्त पंक्ति में छंद है, छंद पूछ रखा है यहाँ पे, कौन सा छंद है, रोला, सोरठा, सवैया या कुंडलिया। तो यहाँ पे सोरठा छंद है। आप लोग को सोरठा और रोला 2 छंद ही पढ़ना है, यहाँ पे सोरठा छंद है। ऑप्शन बी राइट है। यहाँ पे देखिए 14 क्वेश्चन। अनुचर शब्द में उपयुक्त जो उपसर्ग है वो क्या है। ठीक है, अन है, अनु है, अ है या आ है। तो यहाँ पे शब्द, यहाँ पे उपसर्ग पूछ रखा है, शब्द अनुचर है, आगे 2 लगे वर्ड को उपसर्ग कहेंगे, अनु लगा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। युष्मत शब्द का षष्ठी विभक्ति यानी बहुवचन का रूप आप सभी को लिखना है। ठीक है, तो इसका जो बहुवचन का रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, युष्माकम। षष्ठी विभक्ति यानी लास्ट में इस तरीके से म पर हलंत लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, युष्माकम। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। वेद पुराण में समास है, वेद पुराण में क्या समास है, यानी वेद और यहाँ पे और समास और पुराण। ठीक है, वेद और पुराण। अब यहाँ पे देखिए वेद और शब्द के बीच में लोप हो जाएगा, तो वहां पे क्या होता है, हमने आपको कई बार कमेंट बताया है इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद समास। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। जहां पर भी और शब्द की लोप होता है वहां पे द्वंद समास, जैसे माता और पिता, भाई और बहन। ठीक है, तो यहाँ पे द्वंद समास हुआ। 17 क्वेश्चन है। प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है, प्रमोद का तत्सम मतलब शुद्ध रूप क्या है, यहाँ पे प्रमोद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। वाक्य में कितने अंग होते हैं, वाक्य में कितने अंग होते हैं, 2, 3, 4, 5 या 2 होते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, वाक्य, वाच्य, पद या पदबंध। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको वाच्य कहते हैं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 20 शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, रेखांकित पद का परिचय है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इसमें ये मध्यम पुरुषवाचक है, सर्वनाम और एक वचन कर्ता कारक है। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ए राइट है। ठीक है, तो ये थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आता है इसके बाद 50 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो सबसे वायरल और इम्पोर्टेंट 22 फरवरी के पेपर में आने वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो पे आप लोग 1000 लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आ गया तो हम आपको ऐसे ही क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के वायरल जो क्वेश्चन है उसको हम बता देंगे, जिससे अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आप लोग मात्र एक वीडियो से ही आप देखने के बाद आपका पूरा 70 में 70 हर एक सब्जेक्ट में क्लियर हो जाएगा। अब और आप लोग यानी 5 से 6 दिन में हम आपको ऐसे ऐसे वायरल क्वेश्चन बताएंगे जो पूरे के पूरे आपके पेपर में आने वाला है, और आप लोग बहुत ही कम समय में आप लोग पढ़ करके हमारे चैनल से, ठीक है, यानी 5 से 6 दिन में हम आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जिससे आप लोग बिल्कुल स्टेट रैंक में चले जाओगे और आपका 95% पक्का आकर आप लोग टॉपर बन जाओगे। ठीक है,
तो आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा। इतना व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे सभी दोस्तों में शेयर कीजिए कि इस पे 1000 लाइक आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले कि हम आप सभी को बताएंगे, आप सभी के पेपर में 4 नंबर में आता है पत्र लेखन। ठीक है, तो 4 नंबर में सबसे महत्वपूर्ण जो पत्र लेखन क्या है, जो आपके 22 फरवरी के पेपर में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम आपको ये बता देते। तो पहला पत्र लेखन क्या है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर कोई पत्र लेखन पेपर में नहीं आएगा। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय में, ठीक है, नई पुस्तकें मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र आप सभी को लिखना है। किस तरीके से अब लिखना है आप सभी को, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको पत्र लेखन लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी रहेगा, जैसे कि आपका यानी 29 नंबर पे ये आता है, तो जो भी नंबर रहेगा लिख दीजिएगा। शुरुआत कैसे करना है, सेवा में कामा, ठीक है, प्रधानाचार्य जी, और इसके बाद यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम आपको लिख देना है, बाकी यहाँ पे पता लिख देना है। विषय पुस्तकालय में नई पुस्तक मंगवाने हेतु, ठीक है, महोदय कामा सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तक उपलब्ध नहीं है। किताबों की कमी के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अतः पुस्तक जल्द उपलब्ध कराने की कृपा करें। ठीक है, धन्यवाद। जो भी दिनांक रहेगा यहाँ पे, जिस दिन एग्जाम दोगे वही दिनांक लिख देना है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम नहीं लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में, क ख ग क्लास जो भी उसको लिख दीजिएगा। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही लिखोगे तभी 4 नंबर आपको मिलेंगे। अब देखिए, दूसरा जो महत्वपूर्ण पत्र है वो है बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ठीक है, यानी बीमारी के लिए आपको छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पे आपको इससे लिखना है, नंबर लिख देना है, जो भी नंबर रहेगा लिख दीजिएगा। सेवा में कामा प्रधानाचार्य जी, स्कूल कॉलेज का नाम, विषय बीमारी के कारण अवकाश लेने हेतु महोदय कामा सविनय निवेदन है कि कल रात से मुझे तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे 4 दिन आराम करने की सलाह दी है। इस कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि 4 दिन की अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनांक जो लिख देना, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम में क ख ग क्लास जो भी लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे आप सभी को लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा महत्वपूर्ण पत्र लेखन है कि छात्रवृत्ति के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। कैसे लिखना है, यहाँ पे इस तरीके से, सेवा में कामा श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ठीक है, या प्रधान अध्यापक जी, जो भी आपको लिख देना है। विशेष छात्रवृत्ति हेतु प्रधानाचार्य को पत्र, महोदय कामा सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अर्थ अभाव के कारण यानी पैसों के कारण, ठीक है, मेरी पढ़ाई न छूट जाए, अतः विद्यालय को से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक जो लिख देना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, ठीक है, यहाँ पे आपको क ख ग लिख देना है, क्लास जो भी लिख दीजिएगा। और इसके बाद देखिए, हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण जो गद्यांश है, ठीक है, वो क्या क्या है, और आप सभी लोग यानी जो 3 गद्यांश हम आप सभी को बताएंगे, वो बिल्कुल जो गद्यांश है वो फिक्स है। ठीक है, यानी आप सभी के इससे बाहर कोई भी गद्यांश आप सभी के पेपर में नहीं आएगा, बिल्कुल फिक्स है। 6 नंबर का आता है आप सभी के पेपर में, पूरे के पूरे 6 नंबर का आता है। और आपको यहाँ पे देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कितने बार आया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये चीजें। यानी जितने भी हिंदी के पेपर के सेट है सभी में ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पे संदर्भ लिखने के लिए, और संदर्भ में ये आपको पहचानना है कि ये किस पाठ से है, तो ये मित्रता पाठ से, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, अब आपको लिखना कैसे, देखिए इसको हमने कई बार ये सब चीजों को बता दिया, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देते कि यही आप सभी के पेपर में आएगा। खंड व वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 21 का जो भी क ख तो लिख देना है। गद्य, ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन करे गद्य, और आपको हिंट्स के रूप में देखिए क्या करना है, आगे के 2 वर्ड कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी, इसको लिख देना है। ठीक है, ऐसे आप सभी को लिख देना है। और इसके बाद पहले क्वेश्चन में संदर्भ है, तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, यानी आपको जो पाठ का नाम है, लेखक का नाम है, उसको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना जैसे हमने लिखा हुआ है। ऐसे अगर आप लोग लिखोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। टॉपर स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं। इसके बाद क्योंकि हम भी एक टॉपर स्टूडेंट है और हमने भी ऐसे ही लिखा था। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, दूसरा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी आप सभी को सिर्फ व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है।
ठीक है। को रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लिखना है और लिखना कैसे, शुरुआत करना है 4 वर्डों से। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक, ठीक है, बुरी संगति को भयानक रोग बताएं। ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो क्या होता है, बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन है इसमें कि कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखा जाता है। जिससे कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ठीक है, पूरा ऐसे आप सभी को यहाँ तक पूरा इसका आंसर हो गया। लिखना कैसे आप देख सकते हो, आप लोग ऐसे आप सभी को लिखना है। ठीक है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हमने कई बार इसको बताया, जो चीजें वहां पे है वही है इस तरीके से। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी है, ये देख सकते हो कितने बार आया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। ठीक है, यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत शरीर में नए प्राण फूके। ठीक है, और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिए। वह अमृत सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए ही नहीं आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। ठीक है, सबसे पहले संदर्भ क्वेश्चन में पूछ रखा है, लिखना कैसे, अब देखिए आप लोग ऐसे लिखना है आपको। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 21। पहले की आपको गद्य और आगे के 2 वर्ड, यह एक नैतिक डैश डैश हो गया है। ठीक है, इसको हमने कई बार पेपर में हमेशा बताते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ज्यादा नहीं बल्कि आप लोग खुद समझ जाओगे, हमने इसको कई बार बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुके हैं। ठीक है, संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगा, व्याख्या सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की करनी है आपको। अब यहाँ पे व्याख्या क्या हो जाएगी, देखिए प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे नैतिक कर्तव्य जो पहले से ही चले आ रहे हैं और जो है अध्यात्मक में ध्यान करना, पूजा पाठ करना प्राचीन समय से ही है। ठीक है, और इस तरीके से आप सभी को पूरा लिखना है। तो देखिए 100 क्वेश्चन है कि मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया, इसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मानव मात्र के लिए, यानी यहाँ पे ये आपको कॉमन वर्ड मिल गए, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका आंसर है। तीसरा आप लोग ऐसे 100 हेडिंग डालकर आपको इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, बाद देखिए तीसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पेपर में आया हुआ है और लगभग हिंदी के सभी सेट के पेपर में आया हुआ है। 6 नंबर का पेपर में आता है। यहाँ पे जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक दिया, इसको हमने कई बार आपको बता दी, इसलिए हम इसको बार बार आपको पढ़कर नहीं बताएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए संदर्भ सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो आपको संदर्भ यहाँ पे लिखना है। कैसे, देखिए गद्य हो जाएगा जो तरुण संसार डैश डैश बना रहता है। ठीक है, संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखू नमक पाठ से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं, ठीक है, और इसके जो लेखक है वो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी है। ऐसे आपको लिखना है पूरा। रेखांकित अंश की व्याख्या इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है। यहाँ पे हो जाएगा कि इन पंक्तियों में लेखक कहते कि ऐसे व्यक्ति को जो युवावस्था को पार कर वृद्ध हो गए हैं, उन्हें अतीत यानी बचपन का स्मृतियां यानी यादें अत्यंत ही सुखद जान पड़ती है, इसलिए वे अतीत के सपने देखा करते हैं। इसी प्रकार एक ओर युवकों को जहां उनका भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है, तो दूसरी ओर वृद्धों को उनका अतीत उन्हें वर्तमान में घसीट कर लाना चाहता है। युवकों की अभिलाषा रहता है कि भविष्य की कल्पनाएं वर्तमान में यथार्थ का स्वरूप ग्रहण कर ले। ठीक है, ऐसे पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा। इसके बाद देखिए इसमें एक क्वेश्चन है कि तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं, तो आप सभी को लिखना है कि तरुण और वृद्ध दोनों वर्तमान से क्षुब्ध रहते हैं, क्योंकि तरुण परंपराओं के विरुद्ध क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत की महान परंपराओं और जीवन मूल्यों के समर्थक एवं संरक्षक होते हैं। ठीक है, ऐसे पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है विश्वास पात्र मित्र वाला। ठीक है, आप लोग यहाँ से यहाँ तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे आपको सिर्फ समझना है क्वेश्चन को।
कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, और ये यानी किस तरीके से आपको लिखना है पेपर में जिससे आपको पूरे के पूरे 100 नंबर मिले। यहाँ पे एक टॉपर की एक कॉपी है, ठीक है, और ऐसे ही आपको पूरा लिखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा आप सभी को इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में 100% आएगा। विश्वास पात्र मित्र डैश डैश करना चाहिए लिखना है। संदर्भ में हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि सच्ची मित्रता जो है उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है। यह सच्चे मित्र की उत्तम वैद्य, जो सच्चे मित्र है वो उत्तम वैद्य यानी डॉक्टर के समान है, ठीक है, उनका तुलना किया जा सकता है। वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाई और बुराइयों को परखकर कुशलतापूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और उसके अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमल होता है, वह मित्रों को कैसी भी परिस्थितियों में दुखी नहीं देख सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए हमें। और इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा कि हमें अपने मित्रों से आशा करनी चाहिए कि वे हमारे दोषों त्रुटियों से हमें सतर्क करे, बचाएं, हमें सत्य व मर्यादा के भाव से पुष्ट करे। सदैव अगर हम कुमार के प्रति रहें तो वो हमें सचेत करे और कर्मशील बनने में उत्साहित करे, ठीक है। ऐसे आप सभी को लिखना है, यानी इस तरीके से हमें आशा रखनी चाहिए अपने मित्रों से। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए, आपको जीवन परिचय में कवि और लेखक का जीवन परिचय दोनों मिलाकर 10 नंबर का आप सभी के पेपर में आता है। तो कौन कौन से जीवन परिचय जो बिल्कुल फिक्स है कि इस बार हिंदी के पेपर में आएंगे, वो आप सभी को तैयार कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम आपको लेखक का परिचय में इंपॉर्टेंट जीवन परिचय में जयशंकर प्रसाद का बता देते हैं। तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेखक परिचय कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, 26 का क, जयशंकर प्रसाद जो है इनका लिखना है और यहाँ पे आपको बॉक्स बना लेना है। पूरे 5 नंबर लाना चाहते हो तो आपको ये बॉक्स बनाकर जरूर लिखना है। इसमें आपको जयशंकर प्रसाद का यानी किसके बारे में लिखना है, जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 या 90, स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, रचनाएं कामयानी लहर, मृत्यु 1937 ईस्वी। अब इसी पॉइंट से आपको जीवन परिचय बनाना है। यहाँ पे देखिए, जीवन परिचय में जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्पावस्था में क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए। ऐसे आप सभी को पूरा लिखना है, ठीक है। और बाकी रचनाएं में क्या हो जाएगा, इनकी रचनाएं हैं महाकाव्य, कामयानी, नाटक, अजातशत्रु, राष्ट्रीय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ठीक है, उपन्यास, कंकाल, तितली, राति अपूर्ण। ऐसे पूरा लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद दूसरा काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है लेखक परिचय, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ये दोनों तैयार कर लीजिए, दोनों कंफर्म है, आपके पेपर में आएंगे। जीवन परिचय हो जाएगा हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई। 1921 ईस्वी में मिर्जापुर के मिशन स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण ये इंटर की परीक्षाएं नहीं दे सके, ठीक है। कुछ दिनों तक इन्होंने क्या किया, नागरिक परिचालिका सभा की पत्रिका की संपादन किया और स्वास्थ्य दौरा पड़ने के कारण सन 1941 ईस्वी में ये मर गए, ठीक है। इनका निधन हो गया, ये भगवान को प्यारे हो गए। रचनाएं रसमीमांसा, चिंतामणि, त्रिवेणी, विचारविधि इत्यादि आप लोग पूरा तैयार कर लीजिए। और जितने भी लेखक का जीवन परिचय तैयार करोगे आप लोग उनकी रचनाओं को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जीवन परिचय में भी आएगा 2 नंबर में आपको जीवन परिचय पर रचनाएं लिखेंगे तभी मिलेगा। और आप सभी को ये जो रचनाएं हैं पाठ और लेखक के, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो कवि परिचय है 5 नंबर का आएगा, वो है गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हमने कई बार बता चुके हैं, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाया हुआ है। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो इम्पोर्टेंट चीजें है उसको आपको ब्लैक पेन से ऐसे लिखना है, ठीक है। रचनाओं में महत्वपूर्ण रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली इत्यादि इनकी रचनाएं आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद
कवि परिचय में इंपॉर्टेंट है सूरदास जी का जीवन परिचय। नाम सूरदास, जन्म 1478 ईस्वी, स्थान रुनकता, पिता का नाम रामदास शाश्वत, गुरु वल्लभाचार्य, रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली, मृत्यु 1583 ईस्वी। इसी बॉक्स में जितने भी चीजें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे ये पूरी जीवन परिचय, इसी बॉक्स से जितने भी पॉइंट है इसी से हमने ये पूरा जीवन परिचय बनाया हुआ है। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको आपको ब्लैक पेन से लिख देना है ऐसे। उसके बाद इनकी रचनाएं जो हो जाएंगी, ये रचनाएं इनकी हो जाएगा सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम काफी थक चुके। आप सभी लोग को ये जो जीवन परिचय, ये सभी जीवन परिचय हम आपको डेली वायरल पेपर में भी बताते हैं, इसलिए यहाँ पे हम आपको ज्यादा समझा कर नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो हम तरीका बता रहे हैं सबसे सरल तरीका, ये आपको नहीं किताबों में ऐसी तरीका आपको मिलेगा और नहीं आपको पूरे यूट्यूब पर कोई ऐसा तरीका बताएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो तरीका है ये बिल्कुल टॉपर की तरीका है, क्योंकि हम एक टॉपर है, ठीक है। और ऐसे ही लिखने पर एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, जो ये सरल तरीका से हमने आपको लिखकर पूरे के पूरे जीवन परिचय बताया, ठीक है। आप लोग इसको एक बार अगर ध्यान से देख लोगे तो ये तुरंत आपको ये जीवन परिचय याद हो जाएगा। इतनी सरल तरीका से ये हम आपको लिखकर बताएं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो आपका संस्कृत का श्लोक है यानी पद्यांश है, आप लोग इसको श्लोक और पद्यांश दोनों के रूप में तैयार कर लीजिए। आपका 2 नंबर का श्लोक आता है प्लस 5 नंबर का ये संस्कृत पद्यांश दिया रहेगा और आपको उसका संदर्भ और व्याख्या करना है, ठीक है। तो ये तीनों जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तीनों को तैयार कर लीजिए आप लोग। इसका हमने कई बार बताए हुए हमने, आप लोग इसको हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी देख सकते हो, ठीक है। और बाकी आप सभी लोग इससे पहले जो हम वायरल पेपर बताए उसमें भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। और ये पहले वाला का हमने पहले से बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इस तरीके से ये तीसरे का है, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आता है हिंदी संस्कृत खंड के महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है। ये आपको 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर व्याख्या पे, 5 नंबर का आपके पेपर में आता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो पेपर में आपके आएगा वो क्या है, सबसे पहला है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, ठीक है। यहाँ से लेकर कारिता तक दिया है, इसको हमने कई बार वायरल पेपर में हिंदी के बताए हुए और आप लोग देख सकते हो ये कितने बार और कितने हिंदी के सेट पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ये 2023 के डीए पेपर में भी आया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको लिखना कैसे है देखिए, आपको संस्कृत गद्य, ठीक है, ऐसा नगरी डैश डैश कारिता यानी हिंट्स लिखना है। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। हिंदी अनुवाद हो जाएगा यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, यहाँ यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वो उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने जो उपनिषद है उनका अनुवाद फारसी भाषा में कराया, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पक्का आएगा आपके पेपर में। इसके बाद नेक्स्ट है अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, यहाँ से लेकर के देवताचेती तक दिया है। ये भी देख सकते हो कितने बार आया हुआ है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ये पूरा ऐसे हो जाएगा संस्कृत गद्यांश आपको ऐसे लिखने के बाद इस तरीके से लिखना, अस्माकम संस्कृति डैश डैश देवताचेती, ठीक है। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, यह अवतरित है, ठीक है। और इसमें भारतीय संस्कृति के आदर्शों का वर्णन किया गया है। हिंदी अनुवाद हो जाएगा हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। यह हट नहीं है कि इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, ठीक है। और इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, नागरिक बहुल काम यावत अचिंत्यत परम पहलिकाय उत्तरम धातु समर्थन न अभवत, ठीक है। यहाँ से दतानी तक दिया हुआ है, ये भी काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आपको लिखना कैसे, देखिए संस्कृत गद्यांश नागरिक बहुल काम डैश डैश दतानी। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत अवतरण संस्कृत खंड में संकलित, ठीक है, या संग्रहित प्रबुद्ध ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। इसमें नागरिक की हार का वर्णन किया गया है। हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु वो पहली का उत्तर देने में समर्थ न हुआ, इसलिए उस ग्रामीण से कहा कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा कि यदि आप उत्तर नहीं जानते तो दीजिए 10 रुपए। इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपए जो है ग्रामीणों को दे दिया। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है।
पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना बताए पूरा आपके कंफर्म है, फिक्स है बिल्कुल कि पेपर में आना ही आना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम आपको बताएंगे 3 इंपॉर्टेंट निबंध और पूरा लिख करके आंसर के साथ। और आप सभी को देखिए वीडियो को जरूर शेयर करना है और अपनी अच्छी प्यारी कमेंट जरूर करना है, ठीक है। अब देखिए आप सभी को यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम आतंकवाद की समस्या और समाधान का बताएंगे और उसके बाद आपको और 2 निबंध है जो इससे भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो आपके पेपर में आना ही आना है। सबसे पहले हम इसका बताएंगे आतंकवाद का समस्या और समाधान या आतंकवाद पे निबंध। प्रस्तावना, सबसे पहला हेडिंग आपको प्रस्तावना लिखा जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा और कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने और धमकाने के लिए आतंकवादियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार रूप ले रहा है। हमारा भारत देश भी कई सालों से ये आतंकवाद से लड़ रहा है। और आतंकवाद का अर्थ क्या हो जाएगा, कुछ लोगों के समूह के द्वारा अन्यायपूर्ण और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की, ठीक है, प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं या आतंकवाद का साथ देते हैं उन्हें आतंकवादी कहते हैं। पूरा आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आतंकवाद का कारण क्या है, ठीक है। और देखिए आतंकवाद का कारण क्या है, आतंकवाद का कारण कि आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी आदि के कारण ही लोग, ठीक है, इनसे परेशान होकर आतंक का रास्ता अपना लेते हैं। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के जो है प्रगति पथ पर गतिरोध उत्पन्न करता है, ठीक है, यानी विरोध उत्पन्न करता है। आतंकवाद की समस्या का समाधान क्या है, भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है और भारत की संसद ने आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड देने का भी जरूरी जो कहा है, ठीक है, यानी उसको तो कठोर दंड भी दिए जाएंगे। आतंकवाद को रोकने के लिए जनता को शिक्षित होना भी जरूरी है। देखिए इस तरीके से लिखना। और ये जो निबंध आपको बता रहे हैं ना, बिल्कुल सरल शब्दों में है और सरल, जितना सरल आप लोग लिखोगे पेपर में उतने ही एग्जामिनर खुश होकर अच्छे नंबर आपको देंगे। यानी जितना आप लोग अपने शब्दों से बनाकर, अपने मन से बनाकर लिखोगे उतनी ही अच्छी आपको नंबर मिलते हैं। तो ये जितने भी हम आपको तरीका बता रहे हैं बिल्कुल सरल है। इसके बाद 2 और निबंध बताएंगे जो इससे भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, और इसके बाद लास्ट हेडिंग है उपसंहार। आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व है कि वो इसको समाप्त करने के लिए संघर्ष करे। यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारा भारत देश शांतिमय रहे और अहिंसा के पथ पर चले तो भारत के जन जन का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाएं। ये पूरा इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। पेपर पे लिखेंगे तो आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद सबसे फर्स्ट हेडिंग रहेगा रूपरेखा। और रूपरेखा में आप सभी को, ठीक है, वही चीजें लिखा जाता है। यानी आप लोग ये जो निबंध है इसको लिखने में आप लोग कितने हेडिंग का यूज करोगे, कौन कौन से हेडिंग का यूज करोगे, रूपरेखा में आप सभी को वही लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूपरेखा हो गया। और इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे प्रस्तावना। आप सभी को निबंध में प्रस्तावना फर्स्ट हेडिंग और लास्ट हेडिंग उपसंहार होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रस्तावना प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, ठीक है, और प्रदूषण को रोकने का उपाय, यानी हम इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, रोकने का उपाय। और लास्ट हेडिंग है 5वां उपसंहार, यानी यहाँ पे हम 5 हेडिंग का यूज करेंगे टोटल। अब इसके बाद देखिए जो भी यहाँ पे हेडिंग है उसको आपको एक एक हेडिंग को ऐसे लिखने के बाद आपको इस तरीके से निबंध लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला हेडिंग है प्रस्तावना। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना में क्या हो जाएगा, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, ठीक है। और प्रदूषण का अर्थ क्या है, और यहाँ पे देखिए जो हम आपको तरीका बता रहे हैं वो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई ऐसा तरीका नहीं बताएगा, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में हर साल टॉप करते हैं, टॉपर बनते हैं, ठीक है, वो हमारे इसी निबंध को देखकर जाते हैं और इसी तरीके से लिखते हैं, तभी उनको पूरे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे तो आपको कभी भी पूरे नंबर एग्जामिनर नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अब यहाँ पे देखिए स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी आपको ऐसे लिख देना है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज है, इंपॉर्टेंट जो इसका प्रदूषण का अर्थ है वो है कि अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। ऐसे आपको लिख देना है। और अगर आप सभी लोग अपने निबंध में 4 चांद लगाना चाहते हो, यानी एक टॉपर की तरह लिखना है आपको,
तो आपको जो इस तरीके से यहाँ पे हमने बताया जो कोई कहावत है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको उसको ब्लैक पेन से लिखकर ऐसे हाइलाइटर का यूज कर देना है, ठीक है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा, अगर नहीं चाहते तो मत कीजिएगा, ठीक है। तो यानी अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। ये बिल्कुल प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। अब देखिए प्रदूषण के प्रकार क्या है, आपको हेडिंग लिखना है प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण और चौथा है रासायनिक प्रदूषण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी प्रदूषण के प्रकार हैं, अब आप सभी को उनके हेडिंग डालकर प्रत्येक प्रदूषण के प्रकार में आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना है। सबसे पहले देखिए वायु प्रदूषण है, तो आपको ऐसे वायु प्रदूषण हेडिंग लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है इसमें, वायु प्रदूषण में आप सभी लोग जानते हो कि वायु प्रदूषित हो जाता है और किन किन कारण से होता है, तो ये गैसों से होता है, विभिन्न प्रकार की विषैली गैसों से, ठीक है। अब देखिए क्या लिखना है आपको, और हम आपको बता दें कि आपको जितना हो सके आप लोग अपने सरल शब्दों में बनाकर लिखिएगा। जितना सरल शब्दों में आप लोग बनाकर लिखोगे, अपने शब्दों में लिखोगे, एग्जामिनर उतना ज्यादा ही देखकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, ठीक है। तो आपको अपने शब्दों में बनाकर लिखना है। और ये जो प्रदूषण है ये आप सभी के दैनिक जीवन में आप लोग इसको डेली, ठीक है, इसको देख रहे हो, यानी आप लोग इसके बारे में सुन रहे हो, प्रदूषण का आप सभी लोग यानी सामना कर रहे हो, ठीक है। तो वही चीजें आप लोग यानी जो चीजें बनाकर आपको जितना अच्छा हो सके लिखना है। देखिए क्या है, वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है, ठीक है। जीवधारी अपनी क्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हम सभी लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम सभी लोग ऑक्सीजन को लेकर के आज, ठीक है, पृथ्वी पर जिंदा है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है, यानी जो फैक्ट्री है, कल कारखाने हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, उसमें कई प्रकार के पदार्थ बनते, वस्तुएं बनती हैं, जिससे क्या होते हैं, उनमें से उन्हें उद्योग कहा जाता है, ठीक है। उनसे निकलने वाले जो चिमनियों से धुआं है, उससे हमारा वायु क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। और वाहनों से निकलने वाले जो धुआं है, जैसे ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, ठीक है, यानी कई प्रकार के ऐसे वाहन है जिनसे धुआं निकलता है, तो जिससे हमारा वायु क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। इसके बाद देखिए, अब आपको एक हेडिंग पूरा होने के बाद 1 से 2 लाइन की गैप देकर नेक्स्ट हेडिंग को आपको करना स्टार्ट करना है, ठीक है, लिखना स्टार्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे जल प्रदूषण। अब देखिए जल कैसे प्रदूषित हो रहा है। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। जैसा कि कहा जाता है कि जल ही जीवन है। आप सभी लोगों के भी गांव में, शहरों में एक पानी की, ठीक है, ट्रैक्टर वाली टंकी आती है जिसके पीछे लिखा होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि जल ही जीवन है, ठीक है। तो सही बात है, जल के बिना हम लोग का, ठीक है, यानी जीना संभव नहीं है। तो इस तरीके से जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। और कल कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी वो कचरे भी कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां भी पैदा होती है। दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी में हैजा है, ठीक है। इसके अलावा दस्त, पेचिश, टाइफाइड, बुखार इत्यादि जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। और आप लोग पूरा देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ऐसे ही इस बार पेपर में लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसे आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। और अगर आप लोग इसे हाईलाइट करना चाहते हो तो इसका आप लोग हाईलाइटर का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण में क्या है, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, ठीक है। इसे क्या किया है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे ट्रेन, ठीक है, मोटर कार, कारखानों, मशीनें, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि के त्रिध्वनि के कारण क्या हो रहा है, ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, ठीक है। जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य का अत्यधिक चिड़चिड़ापन, यानी मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन हो जाता है अत्यधिक ध्वनि से। और कहीं कहीं
कभी कभी, ठीक है, कोई मनुष्य क्या हो जाता है, मनुष्य में बहरापन का भी शिकायत होने लगता है, यानी बहरापन यानी कम सुनाई देने लगता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। पूरा आप लोग अपने दैनिक जीवन में डेली आप लोग, ठीक है, इस तरीके से ट्रैक्टर, मशीनें, मोटर कार, ये सब चीजें, ट्रेन वगैरह देख रहे हो, वही चीजें आपको लिखना है। उससे ट्रेन से निकलने वाली हारन होती है, ठीक है, जो भी हारन होता है आप लोग जानते हो, ठीक है, वही सब आप सभी को लिखना है। नेक्स्ट है देखिए रासायनिक प्रदूषण, ठीक है। रासायनिक प्रदूषण जो है ये आप सभी के यानी खेतों से जुड़ी हुई है, कृषि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आज की आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण जो है तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों व कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, यानी कि अत्यधिक जनसंख्या बढ़ रही है। अब जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो लोगों को खाने के लिए अन्न चाहिए ही चाहिए है, ठीक है। अब किसान लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास खेत कम है, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने खेतों में, अपने फसलों में अत्यधिक दवाइयों का यूज कर रहे हैं, अत्यधिक खादों का यूज कर रहे हैं। जो आज इतना बड़ा पौधा है, ठीक है, तो कल उसे खाद पानी, यूरिया, ठीक है, ये सब दवाइयों का उस पर छिड़काव करने से वही पौधा, ठीक है, कल इतना बड़ा हो जाता है। कल यानी उसकी लंबाई दोगुनी हो जाती है। कोई लौकी इतना बड़ा है, कोई लौकी का, ठीक है, इस तरीके से इतना बड़ा फल है, उसको क्या करते हैं, कोई किसान, अब तो आ गया है इंजेक्शन, कोई किसान वहाँ उसको इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है, बढ़ने वाला, जो कि इतना बड़ा लौकी कल वो एक हाथ का लौका बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब उस लौकी को जो भी सेवन करेगा वो क्या हो जाएगा, वो बीमारियों का शिकार बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यानी अत्यधिक दवाइयों, कीटनाशकों का यूज हो रहा है, जो कि हम सभी लोगों के लिए काफी हानिकारक भी है। तो इस तरीके से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, और यहाँ पे जो हम आपको निबंध बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल सरल शब्दों में निबंध है। ऐसा निबंध आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ऐसे ही सरल शब्दों में निबंध लिखने से आपको बोर्ड के टीचर जो होते हैं वो आपको नंबर देंगे, ठीक है। पूरे नंबर आपको ऐसे ही लिखने पर मिलते हैं। इसके बाद देखिए प्रदूषण का कारण क्या है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वो विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। क्योंकि देखिए जनसंख्या अगर नहीं बढ़ेगी तो किसान अधिक से अधिक खेती करना नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे जनसंख्या अधिक बढ़ रही है तो उनके लिए जो वाहन है उसको अधिक से अधिक बनाना पड़ रहा है, कि जनसंख्या जितना बढ़ेगा उनको उतने ही वाहनों की, ठीक है, जरूरत, उनकी जो भी चीजें उनकी आवश्यकता होगी, जिससे अत्यधिक जो होगा, ठीक है, सामानों को बनाया जाएगा, और इससे प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहला यही है कि तेजी से जनसंख्या वृद्धि। विश्व की आज जनसंख्या जो है आज सुरसा के भांति विकराल रूप धारण की हुई है, यानी बिल्कुल सुरसा की, यानी विकराल रूप, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण विज्ञान है, ठीक है। मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए, यानी सरल बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, यानी अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण प्रायः पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइए, ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको ऐसे ही पूरा लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रदूषण को रोकने का उपाय। देखिए अब इसको कैसे हम सभी लोग मिलकर रोकेंगे, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकथाम किया जाए, ठीक है। जैसे हम दो हमारे दो करना चाहिए, ठीक है, ये, और जैसे पुरुष नसबंदी, ठीक है, परिवार नियोजन कराना चाहिए। इस तरीके से जनसंख्या को रोका जा सकता है। जितना वृक्षारोपण होगा, जितने पेड़ पौधे लगेंगे, उतना ही संतुलन हमारा पर्यावरण प्रदूषण का बना रहेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने एक जन्मदिन पर एक पौधा को जरूर लगेगा, ठीक है, पेड़ पौधे को जरूर लगेगा, जो आपको ऑक्सीजन देंगे और ये जो प्रदूषण है इसको कम करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे किया जाए, जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां पे जनसंख्या कम हो। इसके बाद लास्ट हेडिंग है उपसंहार, ठीक है। इसमें आपको अपने विचार देना होता है। इसके लिए देखिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है। इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है।
है, आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर ऐसे निबंध लेखन लिख देना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो भी नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है, जैसे 30 है तो 30 लिख देना है। किस टॉपिक पे हमें लिखना है, तो बेरोजगारी की समस्या पर हमें निबंध लिखना है। उसको आपको ऐसे ब्लैक पेन से इस तरीके से थोड़ा बड़ा साइज में लिखने के बाद नीचे आपको ऐसे अंडरलाइन दे देना है, ठीक है। और आप सभी को इस तरीके से ये सब चीजें इनको भी बना देना, क्योंकि आपको फ्रंट पेज को इसको सजा देना है। इसके बाद देखिए ऐसे लिखने के बाद किसी भी आप लोग निबंध लिखोगे, सबसे फर्स्ट हेडिंग आप लोग रूपरेखा लिखोगे, ठीक है। रूपरेखा के अंतर्गत आप सभी को वो चीजें लिखना है, यानी आप लोग इस पूरे निबंध लेखन में जितने भी हेडिंग का यूज करोगे, इस निबंध लिखने के अंतर्गत जितने हेडिंग का यूज करोगे वही आपको रूपरेखा में लिखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे जो एग्जामिनर होते हैं ना, जो कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं, वो आपके रूपरेखा को ही देखेंगे, आपकी हेडिंग को वो देखेंगे सिर्फ, ठीक है। और अगर हेडिंग इस तरीके से आप लोगों ने लिखा है 5 हेडिंग, ठीक है, तो आप सभी को एग्जामिनर जब ये देखेंगे तो उनको लगेगा कि आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट हो, क्योंकि ये जो हेडिंग है आप लोग इस पूरे हेडिंग के अंतर्गत इस पूरे निबंध में लिखे होंगे, ठीक है। जितने भी निबंध लेखन होते हैं, सबसे पहला उसका हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग उपसंहार होता है, ठीक है। तो प्रस्तावना, दूसरा हो गया बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, तीसरा हो गया बेरोजगारी का कारण, बेरोजगारी को रोकने का उपाय क्या है, और यानी समाधान क्या है, ठीक है, वही समाधान वाला क्वेश्चन जो, और लास्ट रहेगा उपसंहार। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, अगर एक हेडिंग पूरा हो गया तो आपको 1 से 2 लाइन गैप देकर नेक्स्ट हेडिंग को आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यानी इसमें जितने भी हेडिंग है, अब उसको एक एक हेडिंग को ऐसे लिखने के बाद आपको थोड़ी थोड़ी उसके बारे में लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला हेडिंग प्रस्तावना है, तो यहाँ पे हमने प्रस्तावना हेडिंग ब्लैक पेन से लिख दिया। इसके बाद देखिए अब आपको शुरुआत कैसे करना है, यानी प्रस्तावना में क्या लिखना है। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है, ठीक है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, और इससे क्या हो रहा है कि एक ओर गरीबी हो रहा है, भुखमरी, तो दूसरी ओर क्या हो रहे हैं, दूसरी ओर युवाओं में आक्रोश की भावनाएं उत्पन्न हो रही है, ठीक है, तथा अनुशासनहीनता भी बढ़ावा मिलता है, यानी अनुशासनहीनता का भी उनको बढ़ावा मिल रहा है। इसमें क्या है, अनुशासनहीनता में क्या आ जाएगा, जैसे चोरी, डकैती और हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी ही है, ठीक है। जैसा कि आप लोग डेली न्यूज समाचारों में सुनते हो कि पैसे नहीं थे, ठीक है, यानी कि पैसों की कमी के कारण लोग आत्महत्या कर लिए, ठीक है, पैसों की कमी के कारण लोग चोरी कर लिए, किसी के घर कोई बीमार हो गया जिससे पैसे नहीं है तो लोग दूसरे के घर में चोरी कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या ये सब बेरोजगारी के कारण ही हो रहे हैं, ठीक है। अगर उनके पास पैसे होते जो इस तरीके से, ठीक है, डकैती, चोरी, आत्महत्या करते, तो वो इस तरह से कदम ना उठाते। तो इस तरीके से ये सब चीजें जो है, ये सब बेरोजगारी ही इसको बढ़ावा दे रही है, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है, आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि भी जो है बेरोजगारी का प्रमुख कारण बन चुका है, ठीक है, क्योंकि लोग अत्यधिक जनसंख्याएं बढ़ रही हैं, जिससे क्या हो रहा है कि सभी जितने भी जैसे पढ़े लिखे हो गए हैं, या कोई अगर जैसे मजदूर वगैरह हो गए, तो वो क्या कर रहे हैं, वो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, कल कारखानों में, तो उसमें भी लोग भर जा रहे हैं, जिससे उनको काम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, जिससे वो लोग बेरोजगारी की समस्याओं में पड़ जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि भी बेरोजगारी का कारण, ठीक है, बन चुका है। अब इसके बाद देखिए बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आप सभी को यानी कि कुछ इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है ना, उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना होता है, और आप लोग अगर हाइलाइटर का यूज करना चाहते हो तो आप लोग हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से हाइलाइटर का यूज करोगे तो आप सभी के यानी जो निबंध लेखन है उसमें 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। और एक टॉपर की यही तरीका होती है। तो जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो आपको ऐसे क्या करना है, उस पर ऐसे हाईलाइट उसको कर देना है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर की नजर ये इंपॉर्टेंट चीजों पर पड़ जाती है, ठीक है, और वो आप सभी को पूरे के पूरे फुल मार्क्स देते हैं। उनको लगेगा कि ये जो स्टूडेंट है वो बहुत ही टैलेंट और बहुत ही टॉपर स्टूडेंट है, जो इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि इस जो है लिखने की इनको तरीका पता है, ठीक है, जिसके कारण आपको पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर दे देंगे। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको आप लोग ऐसे अगर हाईलाइट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग ऐसे हाइलाइटर का यूज करके भी हाईलाइट कर सकते हो। जैसे क्या है बेरोजगारी का, देखिए इंपॉर्टेंट जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वो है कि इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी व्यक्ति को उचित रोजगार न मिलना, ठीक है, ये बेरोजगारी का अर्थ होता है। तो इस तरीके से आपको पूरा
ऐसे आपको फ्रंट पेज में सबसे पहले लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप सभी को नेक्स्ट हेडिंग लिखना है बेरोजगारी का अर्थ, ठीक है। बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति, ठीक है, प्रचलित मजदूरी पर काम करता है और उसे काम न मिले तो उसी अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। बालक, वृद्ध, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, ठीक है, क्योंकि बालक जो होते हैं वो यानी 14 से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करते हैं, ठीक है, वो काम नहीं करते, न ही वृद्ध जो व्यक्ति है वो काम करते हैं और न ही अपंग जो है उनको यानी दिव्यांग लोग भी काम नहीं करते, ठीक है। वो बेरोजगार के जो है इसमें नहीं आते हैं, श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि वे काम करने योग्य नहीं, क्योंकि वो अभी काम करने योग्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे हेडिंग बेरोजगारी का कारण क्या है। देखिए बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, शिक्षा का अभाव, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग, ठीक है। अनेक जैसे क्या है, अब क्या हो रहे हैं कि जैसे पहले क्या होता था कि मिर्च वगैरह का जो खेत है उसमें मिर्च के जो पौधे लगे होते थे ना, उनको कोड़ा मारने के लिए मजदूर को रखा जाता था, ठीक है, उस पे मिट्टी चढ़ाने के लिए मजदूरों को रखा जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब कोड़ा मारने वाली यानी जो मिट्टी चढ़ाने वाली मशीन आ गई, ठीक है, जिसके कारण मजदूर उतने नहीं पूछे जाते। तो अब क्या हुआ, मजदूर ऐसे ही बेचारे मर रहे हैं खाए बिना, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, ये समस्या यानी ये वैज्ञानिक लाया हुआ है, यानी विज्ञान उसको लाया हुआ है, ठीक है। वैज्ञानिक उपकरण है कोड़ा मारने वाला मशीन, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले लोग 2-3 लोगों को बुला करके मजदूरों को 2 बैल लेकर के खेत की जुताई कराते थे, ठीक है। अब क्या है, अब अनेक प्रकार की मशीनें आ गई हैं, रोटावेटर करना, बहुत सारे यानी खेतों को कई प्रकार से जोतने वाली मशीन आ गई है, ट्रैक्टर आ गए, ठीक है, जिसके कारण अब बैलों के कहाँ कोई पूछता है, ठीक है, और न ही अब जो है मजदूर को लगाया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे अब क्या है कि पानी की छिड़काव करने के लिए भी मशीनें आ गई हैं, ठीक है। तो ये सब इनको कौन ला रहा है, इनको वैज्ञानिक ला रहे हैं, ठीक है। वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग, अनेक प्रकार के मशीनों का निर्माण, भारी संख्या में, ठीक है, शरणार्थियों का आगमन, मानसून की अनियमितता, श्रम की मांग एवं पूर्ति से असंतुलन एवं सरकारी नौकरी में कमी इत्यादि हो रही है, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए बेरोजगारी को रोकने का उपाय क्या है। बेरोजगारी को दूर करने के निम्न तरीके हैं, ठीक है, निम्न तरीके अपनाना चाहिए। क्या क्या तरीके हैं, पहला कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, ठीक है, परिवार नियोजन को विस्तारित करना, शिक्षा को विकसित करना, ठीक है, कुटीर उद्योगों का विकास करना, देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना यानी कल कारखानों की इस तरीके से निर्माण कराना, कृषि के विकास के साथ साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को विकसित करना, सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण यानी इन सब चीजों को, ये मनरेगा को सुचारू रूप से चालू कर रखना, ठीक है। ये सब पुल निर्माण, मनरेगा, सड़कों का निर्माण, ये सब चीजें होंगी तो क्या होंगे, मजदूर उसमें पूछे जाएंगे काम करने के लिए, जिससे उनको रोजगार मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए सरकार जो है कहीं कहीं आप लोग देखोगे कि मनरेगा वाले कार्य को जो है चलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे उपसहार। उपसहार में आपको ये लास्ट हेडिंग होता है निबंध का, इसमें आपको अपने विचार देना होता है, यानी बेरोजगारी को दूर करने का हमारा इसमें क्या विचार है हम सभी का, ठीक है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी अगर कोई 200-300 रुपए की रेट चल रही है मजदूरों की, ठीक है, अगर कोई 100 रुपया दे और कहे कि चलो काम मेरा कर दो, तो नहीं जाना चाहिए मजदूरों को, ठीक है। इस तरीके से हमें स्वयं को छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए, ठीक है। जैसे क्या हो गया, कोई इस तरीके से मजदूर लोग हैं या गरीब लोग हैं, उनको क्या है कि काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, जैसे कुछ पैसे मजदूरी करके जुटाएं तो उससे उनको क्या करना चाहिए, जैसे ये सब दोना पत्तल के जो काम नहीं होते हैं जिसमें चाट गुलगप्पे ये सब खाए जाते हैं, वो सब दोना पत्तल को बनाया जाए, ठीक है। जैसे कुम्हार हो गए तो वो दिया ये सब होता है जो उसको बनाए, इस तरीके से वो कुटीर उद्योग करे, ठीक है। वही है यहाँ पे है कि हमें स्वयं को छोटा धंधा शुरू करके, ठीक है, लोगों को रोजगार देना चाहिए।
तथा बहुत ही जरूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। तो इस तरीके से पूरा निबंध आपको ऐसे ही लिखना है। आप सभी लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से आपको पूरा निबंध ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आप सभी का नहीं कटेगा, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसे ही पूरे के पूरे निबंध लिखना है। इस तरीके से आप लोग सिर्फ हिंदी में इतना तैयार कर लीजिएगा जितना हमने आप सभी को बताया। पूरे के पूरे आपका हिंदी में 70 में 70 आएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके 22 फरवरी के पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। और इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट का ऐसे ही वीडियो चाहिए इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन का कमेंट करके बताइए। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।